चार पॉइंट्स लिखे थे ना इलेक्ट्रॉनिक बारे में, वो जनरल पॉइंट्स थे, है ना, कि सभी का जो इनर कोर है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का होगा, सबके एच, मोस्ट ऑफ देम के एच पूरे भरे होंगे NH2, बट सम ऑफ देम विल हैव NH 0 1 या 2, 0 से 2 चलेगा बोला था ना मैंने। ये कुछ एग्जांपल भी लिख रहे थे, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, और पेरिडियम का तो 0 लिखे थे, और बाकी कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर, गोल्ड, इनका क्या लिखे थे, 1 या 2। पर वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सी सीरीज में, हम जो कॉपर क्रोमियम की बात कर रहे हैं ये तो 3D सीरीज को बिलोंग करती है, तो ये तो 10 हम याद रखेंगे, है ना। हम भले बाकी सारे एलिमेंट्स के नाम याद ना रखें, पर एटलीस्ट हम 3D सीरीज को याद रखेंगे, जो स्टार्ट हो रही है स्टैंडियम से और एंड हो रही है सिंक पर। ठीक है, लिखिए कॉपर क्रोमियम का, है ना। तो एटलीस्ट हमने दो कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया कि कॉपर में एटॉमिक नंबर 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ठीक है, एंड क्रोमियम का 24 सेम रहेगा यहां तक, 3d5 4s। ठीक है, ये वन वाले। ठीक है, एक डेफिनेशन लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, जो मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि ट्रांजिशन मेटल्स वो होंगे जिनके डी पूरे फुलफिल नहीं होंगे, है ना। पूरे फुलफिल्ड है तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाते। दैट इज व्हाई जिंक इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, क्योंकि उसका डी पूरा भरा हुआ है। उसका या उसके किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट का भी अगर डी खाली होता ना तो हम उसको ट्रांजिशन बोल देते। जैसे कॉपर में, कॉपर तो नहीं है, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या, देखो डी तो खाली नहीं है, डी पूरा भरा हुआ है 3d10। पर Cu2+ और Cu1+, इन दोनों में कौन स्टेबल होगा ज्यादा, मतलब Cu1+ में भी अब मतलब कौन सा ट्रांजिशन कहलाएगा एक्चुअली, Cu1+ में भी अभी भी 3d10 रहेगा, Cu2+ में 3d9 हो जाएगा। 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो पहला तो हर बार आउटर मोस्ट से निकलेगा, दूसरा निकलेगा अब अंदर वाले पे 3d9। तो Cu2+ ट्रांजिशन है, Cu1+ और Cu ट्रांजिशन नहीं। पर कोई ना कोई एक होना चाहिए, या तो एटम के स्टेट में डी खाली हो, या तो कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट में डी का कोई ना कोई ऑर्बिटल खाली हो, उसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है, लिखेंगे डेफिनेशन। ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल्स may be defined as transition metals, the transition elements लिख सकते हैं, may be defined as the element whose atom is defined as the element whose atom in ground state, whose atom in ground state or ion in any one of the, or ion in, or ion in any one of the common oxidation states, or ion in any one of the common oxidation states, जैसे यहाँ Cu+ नहीं था बट Cu2+ में खाली है डी, और ion in any one of the common oxidation states, comma, has incomplete D subshell, has incomplete D subshell, has incomplete D subshell, that is partly filled, partly filled, that is having electrons between 1 to 9, that is having electrons between 1 to 9, that is having electrons between 1 to 9. ठीक है, नीचे लिखो जिंक Zn, Cd कैडमियम, है ना। जिंक Zn हो गया, Cd मतलब क्या है आपका कैडमियम, एंड Hg mercury are not considered to be transition element, are not considered to be transition element, are not considered to be transition elements
because they do not have partly filled, because they do not have partly filled D subshell, partly filled D subshell, do not have partly filled D subshell in their atomic state, in their atomic state, in their atomic state, or their common oxidation state, or their common oxidation state, or their common oxidation state. इनकी common oxidation state ब्रैकेट में लिखे ना, Zn2 plus Cd2 plus Hg2 plus. दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी इनका डी पार्टली फिल्ड नहीं है, डी फुल्ली फिल्ड है. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना, कई बार आया है. मतलब इस चैप्टर से अपन गिव रीजन ही क्वेश्चन 100% एक्सपेक्ट करेंगे. मतलब 4-5 क्वेश्चन दे देगा गिव रीजन कभी के. कई बार वो आया है 7 दिए हुए यानी 5, तो टोटल क्वेश्चन 5 नंबर का हो गया है. और सब में इस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कि जिंक वाला क्वेश्चन आया है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. तो अपन उसका डेफिनेशन यही लिखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका डी सबसेल पार्टली फिल्ड होना चाहिए. फुल्ली फिल्ड है तो दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट. एटलीस्ट कोई एक तो आयन स्टेट में उनका डी खाली होना चाहिए. कॉपर बच गया है ना, तो ये Cu2 प्लस में एक डी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो उसने उसको ट्रांजिशन रहने दिया, वरना कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट कैटेगरी में नहीं जाता है. ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट लाइन डालेंगे. सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को अपन एक एक करके एक्सपैंड करेंगे, है ना, पढ़ेंगे. सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. Some general characteristics of the common characteristics of transition elements. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे. ये हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, जब एक एक को पढ़ेंगे तो उसमें एक्सेप्शंस पढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट. except for mercury, except for mercury, except for mercury, all transition elements have, except for mercury, all transition elements have typical metallic structure, have typical metallic structure, have typical metallic structure and show typical metallic properties, and show typical metallic properties, and show typical metallic properties. By metallic structure we mean कि solids होते हैं ना, metals are solids, except mercury हमने पढ़ा है कि mercury is a liquid metal, right? और सारी प्रॉपर्टीज जैसे कि डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, रिजिडनेस, है ना, ये सब हमारे टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है. डेंसिटी, तो ये सब हमारे बाकी सारे एलिमेंट शो करेंगे ट्रांजिशन सीरीज के एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी. ठीक है, तो ये तो आप डिटेल में ऑलरेडी पढ़े भी हो 9th-10th क्लास में ना, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल की. दे हैव अ मेटालिक लक्चर, है ना, दे आर सोनोरस. ठीक है, क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ वही हो गया, रिजिडनेस. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे. सेकंड पॉइंट, their atomic radii, their atomic radii, their atomic radii, atomic radii तो पढ़े ना क्लास 11th में, जो क्या पढ़ते थे उसमें डेफिनेशन क्या पढ़ते थे atomic radii. अरे वो तो वेरिएशन हो गया, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा. पहले ये तो बताओ होता क्या है. हाँ, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल के डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज. जो कि ऊपर से नीचे आएंगे एक ग्रुप में तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस. तो इनका रेडियस एच वालों से, अभी तो बोले डिक्रीजेस तो फिर कैसे बड़ा हो जाएगा, एच वालों से छोटा, टी से
बड़ा, तो देयर साइज लाइज बिटवीन S and P block elements. वही लिख रहे हैं कि their atomic radii are in between those of are in between those of are in between those of S and P block elements. Small s and p है ना, S and P block elements. S and P block elements. Full stop. इसी में एक लाइन और लिखना. In a series they decrease. In a series they decrease with increase in atomic number. In a series they decrease with increase in atomic number. यही तो रीजन होता था ना सीरीज में साइज का कम होने का. रीजन क्या था कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जिससे हाँ नहीं वो तो बढ़ी रहे बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना. तो सबके पास शेल तो उतने ही है. एक पर्टिकुलर सीरीज में अगर आप लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स तो सबके पास सेम ही है. अरे हाँ है ना. 3D वाले में सबके पास 4 शेल है, पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं इन द न्यूक्लियस. इसी को तो बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना मतलब कि न्यूक्लियर विल अट्रैक्ट मोर, और अगर अट्रैक्ट मोर है तो साइज क्या होता जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. तो भले दे ऑल हैव 4 ऑर्बिटल्स बट उनका साइज बराबर नहीं होता है. ठीक है. तो क्लियर, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बट डिक्रीज इन एटॉमिक decrease in size with increase in atomic number. Third point लिखेंगे. Third point, they have high melting and boiling points. They have high melting and boiling points. ये भी टिपिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, क्योंकि वो हार्ड है तो ऑब्वियसली उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. They have high melting and boiling points. They have high melting and boiling points, comma, high enthalpies of vaporization. High enthalpies of vaporization. तो क्या मीनिंग होगा? एंथैल्पी तो समझते हैं ना, एनर्जी है. वेपराइजेशन भी पता है, बॉइलिंग को वेपराइजेशन बोल रहे थे इनकी, वो भी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी. ठीक है. कॉमा, हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन. ये सब पढ़ेंगे अपन, एक एक जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना उसके अंदर. हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन. हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन. एक्चुअली ये लोग मेटल लैटिस के अंदर ये लोग कैसे होते हैं, मेटालिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं. हमने पढ़ा ना मेटालिक बॉन्ड क्या होती है. एक मेटल है, उसके अंदर मेटल एटम्स आपस में ऐसे अरेंज्ड है, राइट, और उनमें से इलेक्ट्रॉन लूज होता रहता है, बिकॉज मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उनके पास है ही. समझ रहे हैं क्या? तो ये पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या नाम देते थे, इसको कर्नल्स. क्या बोलते थे? कर्नल्स. और ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं और हर एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, एक सी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स. तभी तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ना. आपको बस देर है इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस देने की, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग. समझ रहे हैं क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बस उनको क्या चाहिए, एक कंडक्टिंग पाथ चाहिए. जो आप वायर लगा दोगे, कॉपर है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रॉन को पास कराएगा प्रॉपर इक्वलिटी के साथ पास कराएगा. पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा रहे थे, अब प्रॉपर ड्रिफ्ट करते हुए इधर आएंगे. समझ रहे हैं क्या? ठीक है. तो इसका कारण है ये मेटालिक स्ट्रक्चर. तो हर का एक टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर बोलने का मतलब यही था, एक्सेप्ट मर्क्यूरी. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कर्नल. कोई कैटायंस नहीं होते, पर जब तक वो अंदर है उनको कर्नल्स बोलते हैं. ठीक है. तो इनको अलग करना है. अगर एक एटम को बाहर निकालना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. तो उसी को बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. जैसे आपको अगर नॉर्मली H2 को भी कन्वर्ट करना है 2H में, तो ये तो एटम बना ना, अभी तक तो मॉलिक्यूल था वो. तो एटमाइजेशन का मतलब क्या है, कन्वर्टिंग अ मॉलिक्यूल इनटू एन एटम. तो उसके लिए आप एनर्जी बिना दिए कैसे वो एटम में कन्वर्ट होगा, राइट. तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, तो उसको अपन बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ठीक है. कॉमा, एक और लिखो, एंड एंथैल्पीज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ देयर आयंस. एंड एंथैल्पीज ऑफ, हाई एंथैल्पीज लिखना, एंड हाई एंथैल्पीज ऑफ, एंड हाई एंथैल्पी, सब हाई लिखे है ना. पहला वाला मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी हाई, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई, एंड हाई एंथैल्पीज ऑफ
hydration, high enthalpies of hydration of their ions. हाइड्रेशन वर्ड आया मतलब वाटर से रिलेटेड है ना, अपन इसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, ऑफ देयर आयंस, फुल स्टॉप. These all properties depend upon, these all properties depend upon, these all properties depend upon the strength of metallic bond in them. These all properties depend upon the strength of metallic bond in them. तभी में आपका मेटालिक बॉन्ड इन्वॉल्व है. आपको एटम बनाना है तो मेटालिक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, आपको मेल्ट करना है, बॉईल करना है तो मेटालिक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. तो जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा उतनी ज्यादा ये एंथैल्पीज क्या होंगी, हाई होंगी. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखेंगे. दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. They are electropositive in nature. They are electropositive in nature. They are electropositive in nature. Metals हैं तो electropositive होंगे. They are electropositive in nature. Next, they show variable oxidation states. Next point, they show variable oxidation state. They show variable oxidation states. और उसका रीजन है कि इनके पास d ऑर्बिटल है और 3d और 4s की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. तभी तो देखो ना, वो कॉपर का इलेक्ट्रॉन और वो जम करके आगे जा रहे थे ना 4s से 3d में, मतलब 4s 3d के बीच में ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है. तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स 4s के भी निकल सकते हैं बाहर और फिर 3d के भी निकलेंगे बाहर. ठीक है, तो ये मैंने उस दिन बताया भी था आपको कि मैंगनीज की +2 से लेके +7 तक है. तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक आपका मैंगनीज शो करता है. ठीक है, और आयरन का भी हम पढ़े Fe2 Fe3 कॉपर का 1 2 ठीक है. तो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, the stability of any oxidation state, the stability of any oxidation state, stability of any oxidation state का मीनिंग क्या है? नहीं, वो उस स्टेट में कब तक स्टेबल है. जैसे कॉपर 1+ क्या होता है ना, हाईली अनस्टेबल होता है. एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर 1+ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है. ये पढ़े अपन रिडॉक्स में, सुने थे हम, है ना, पढ़े भी है. मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्लास 11 के रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते थे, जब एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. जैसे यहाँ पे Pu1+ एक्वस सॉल्यूशन में रह करके रेड्यूस होके क्या बनेगा, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा? कुछ तो बताओ, दोनों में से एक चीज. ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? Cu2+ ऑक्सीडाइज होकर के, तो रेड्यूस होकर के Cu. ऑब्वियसली आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करा है तो यहाँ गेन करा दो. तो ये वाला आयन कॉपर 1+ आयन पानी में स्टेबल नहीं है, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है इन दी एक्वस सॉल्यूशन. अपन यही लिख रहे हैं कि कौन सी आयन की स्टेबिलिटी का मतलब समझ गए ना, कि मतलब वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कंजर्व करके रख रहा है. मतलब वो 1+, अगर 1+ ही रहता तो आप बोलते कि हाँ ये स्टेबल है, बट ये क्या 1+ रहा, ये तो 0 या 2+ हो गया, यानी कि उसकी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं. ठीक है ना. ओके, तो क्या लिखे? द स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको एक और तरीके से मेजर कर सकते हैं, और द टेंडेंसी फॉर अ ट्रांजिशन मेटल आयन, और द टेंडेंसी फॉर एन ट्रांजिशन मेटल आयन to act as to act as to act as oxidizing or reducing agent, act as oxidizing or reducing agent, oxidizing or reducing agent, depends upon its electrode potential, depends upon its electrode potential, depends upon its electrode potential.
देखो 2-3 वर्ड और आ गया यहाँ पे ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, रेड्यूसिंग एजेंट आ गया और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया। अब ये सब पढ़े हैं, अब वो तो अपन पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप लोगों को वो टेबल याद है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहाँ पे अलग अलग हमारे एलिमेंट्स अरेंज थे, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लिखी हुई थी। जो टॉप में थे उनकी रिडक्शन वैल्यू नेगेटिव थी, जैसे थे नीचे आओगे तो पॉजिटिव है, या फिर कई बुक में उल्टा बना होगा तो पॉजिटिव वाले ऊपर होंगे, नीचे नेगेटिव वाले होंगे। बात ये नहीं है, बात इंपॉर्टेंट क्या है, अपन ये पढ़ा था कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है उसकी टेंडेंसी होती है रेड्यूस होने की, और अगर वो रेड्यूस हो रहा है तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी किस पे है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पर। वही आपने लिखा है। तो आप पूछ रहे कि अगर ये वाली स्टेट स्टेबल नहीं है तो या तो या ये बनना चाहेगा या तो ये बनना चाहेगा कहीं पर, ठीक है। दोनों ही केस में अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये एक अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होगा। इस ऑक्सीडेशन स्टेट पर कॉपर एक अच्छा क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। लूज किया तो क्या हुआ, वो खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ पर सामने वाले को तो रेड्यूस करेगा ना वो। अब वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जाकर के कहीं ना कोई गेन करेगा उसको, उससे वो कहीं ना कोई वाला क्या होगा, रेड्यूस हो जाएगा, जिससे ये क्या कहलाएगा, एक रेड्यूसिंग एजेंट, है ना। समझ रहे हैं क्या? और ये क्यों पाया, क्योंकि वो इस स्टेट में स्टेबल नहीं था, वो उसको ये वाली स्टेट ज्यादा पसंद, तो ऐसा करके वो अपने आप को स्टेबल भी कर दिया, बदले में किसी का भला भी हो गया, तो वो क्या कहला गया, रेड्यूसिंग एजेंट। ये पॉइंट समझ में आया आपको कि किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफी ज्यादा पॉजिटिव है तो वो एक वो रेड्यूस होना चाहेगा, और रेड्यूस होना चाहेगा मतलब वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उस स्टेट में। तभी तो अपन पढ़ेंगे ना यहाँ पे, मैंने आपको बताया था क्रोमियम एंड मैंगनीज का अपन दो कंपाउंड पढ़ते हैं जो कि एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। वो कौन कौन सा था, K2Cr2O7 एंड KMnO4। यहाँ पे हम क्रोमियम और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे कि ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। समझ गए ये वाला पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। A number of these transition metals, a number of these transition metals, a number of these transition metals, a number of these transition metals and their compounds show catalytic properties, show catalytic properties, show catalytic properties। ये तो वर्ड से सेंटेंस समझ में आ गया होगा आपको। यही वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कई जगह हम इनको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, और कैटलिस्ट का वर्किंग हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं काइनेटिक्स में, कि कैसे कैटलिस्ट एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, और फिर कैटलिस्ट उनको अलग कर देगा। मतलब उसने दोनों ए और बी को अपने ऊपर खींचा था, याद है? ए बी के साथ हमने सी नाम का कैटलिस्ट लिया था, उस सी नाम के कैटलिस्ट ने ए और बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था क्योंकि उसकी लाइकिंग थी उन दोनों से। तो जैसे दोनों पास आए, दोनों की बॉन्डिंग हो गई, और फिर ए बी के साथ लाइकिंग नहीं थी इसकी, तो उसने उसको रिलीज कर दिया ताकि नया ए और नया बी आके नया ए बी बन सके। इस तरीके से कैटलिस्ट बार बार रीजनरेट भी हो रहा था। ये कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी थी, मतलब इनकी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स बनाने की। ये क्यों कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जिसके कारण वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो बनाते ही ना, एक पॉइंट अपना वो भी है कि ये लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो लिखना एक और पॉइंट कॉम्प्लेक्स के बारे में लिख लेते हैं, लिखो। दे हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दे हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दे हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म एलॉयज, दे फॉर्म एलॉयज, they form alloys, ALLOYS, they form alloys। पढ़े अपन ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टील, ये सब आपके उसी के ही alloys हैं। नेक्स्ट पॉइंट, most of the transition elements form colored compounds, most of the transition elements form colored compounds, most of the transition metals form
कलर्ड कंपाउंड। कलरिंग भी हमने देखा कैसे डी वाले स्प्लिट होते हैं, आपको याद है क्रिस्टल फील्ड थियरी, सीएफटी याद है कि कैसे वो जो बी के जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे जिनके बीच में यूनिटी थी, पांचों की एनर्जी सेम थी, पर देखा जैसे ही लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक्सिस से या एक्सिस के बीच से, तो इनकी डीजेनरेसी क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी, T2G एंड EG। कुछ की एनर्जी बढ़ गई थी, कुछ की एनर्जी कम हो गई थी। अब ये जो एनर्जी गैप क्रिएट हो गया विद इन दी डी ऑर्बिटल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा सकता है, लौटते में वो अपना वो पढ़ देता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कि उसने एक पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करी व्हाइट लाइट से, तो उस एनर्जी से वो जंप करके ऊपर वाले T2G में चला गया, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, बची हुई जो दिख रही है वही उसकी क्या है, का कलर है। उसको तो नाम देते कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी लिखते थे ना कि रेड के लिए ब्लू है, इससे रेड अब्जॉर्ब कर लिया तो ब्लूइश दिखेगा, इस टाइप का हमने इसका एग्जांपल भी लिखा था। तो ये कंपाउंड्स कलर्ड कंपाउंड्स भी होंगे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट सेकंड लास्ट पॉइंट, देखिए, दे फॉर्म इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स, दे फॉर्म इंटरस्टीशियल compounds with elements like, they form interstitial compounds with elements like H, hydrogen, comma carbon, comma boron and nitrogen. They form interstitial compounds with elements like hydrogen, carbon, boron and nitrogen. सभी छोटे हैं साइज में, और हमारे ट्रांजिशन मेटल साइज में थोड़े बड़े होते हैं। तो दो एटम के बीच में ऐसे कुछ वॉइड्स होते हैं, मैंने अभी वो भी बनाया था ना पूरा मेटालिक, आपने देखा ना, यहाँ पे अगर एक और मैं ऐसा लेयर बनाऊंगा तो आपको बीच बीच में वॉइड्स दिख रहे हैं, अरे गैप है ना, उसी को वॉइड्स बोलते हैं या उन्हीं को बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइट्स। 3 नाम है उसके, वॉइड बोलो, गैप बोलो आम भाषा में, या फिर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल साइट्स, ठीक है। तो इन्हीं इंटरस्टीशियल साइट्स में ना छोटे छोटे एटम जाकर के जगह ले लेते हैं। ये कोई स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से नहीं बनेंगे, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होंगे। इंटरस्टीशियल कंपाउंड आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक में तो अपन लिखते हैं ना कि HCl है तो एक H और एक Cl है, एक स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में होते हैं। कंपाउंड्स आर, बोलते हैं ना अपन, कंपाउंड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। बट इस टाइप के कंपाउंड में एक आध हाइड्रोजन, कहीं पूरे लैटिस में एक आध हाइड्रोजन होगा, तो ये 2 हाइड्रोजन इतने सारे एटम के बीच में है, आप सोचिए कि उसका बहुत कम कम पार्ट सबके लिए होगा। मतलब मान लीजिए 8 के बीच में एक हाइड्रोजन एटम कहीं पर बीच में घुसा है, तो उस 8 का हक है ना उस हाइड्रोजन में, तो उस हाइड्रोजन का 1/8 पार्ट सब शेयर कर रहे हैं, तो 1/8 सबको मिला ना, तो ये एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। और वो बस इसलिए हो रहा है बिकॉज इनके साइज बड़े हैं, वॉइड्स होंगे, तो इन वॉइड्स में आके छोटे छोटे एटम बीच में जगह ले सकते हैं, बड़े एटम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने ये 4 नाम लिखे हैं जिनमें क्या है, जिनका क्या है, साइज छोटा है, समझ रहे, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट, their compounds are generally their compounds are generally paramagnetic in nature. Their compounds are generally paramagnetic in nature. ये आपको पता है कैसे ना, वही अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डी में कहीं ना कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें, तो उसके कारण भले वो स्लाइटली पैरामैग्नेटिक क्यों ना हो, पैरामैग्नेटिक होंगे, है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, वो अपन वो भी पढ़ते थे मैग्नेटिक मोमेंट, याद है आपको, अंडर रूट में क्या था फॉर्मूला, n × n+2, इससे अपन वो उनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे बेस्ड ऑन दी देयर n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, तो ये सारी जो अपन ने पॉइंट्स लिखे हैं, कितने पॉइंट बोल रहे थे, 12 में फर्स्ट छोड़ दो, क्योंकि मेटल आपको पता है क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी अपन नहीं लिखने वाले कि दे हैव मेटालिक स्ट्रक्चर, दे आर मैलेबल, दे आर डक्टाइल, उस प्रॉपर्टी को छोड़ दो, तो बाकी अपन को एक एक करके सारी प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी से, जो क्या है, साइज। साइज के बारे में लिखे है ना, सेकंड पॉइंट साइज के बारे में है ना, हाँ एटॉमिक रेडियस, कोई, हाँ, तो सबसे पहला हेडिंग डाल लो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, सबसे पहला हेडिंग रहेगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब एक एक करके प्रॉपर्टी सारी पढ़ेंगे, कुछ एक्सेप्शन जो भी होंगे हम इसी
हेडिंग में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, तो एक पॉइंट हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके कि इनका रेडियस एच से छोटा है पर पी से बड़ा है, वो पॉइंट तो सेम है ना। नेक्स्ट एक पॉइंट वाइज लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखो, generally the atomic radii of d block elements, generally the atomic radii of d block elements in a series, generally the atomic radii of d block elements in a series decrease with increase in atomic number, decrease with increase in atomic number, decrease with increase in atomic number, but the decrease in atomic size is small, but the decrease in atomic size is small, but the decrease in atomic size is small after midway, after midway, after midway, after midway. अपन जितनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, एटलीस्ट हम केडी सीरीज के बारे में तो बात करेंगे, है ना। याद नहीं रखनी इनकी वैल्यूज, बट जो ट्रेंड हम देखेंगे वो इनके लिए तो देखेंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो इनका साइज लिखना आप लोग नीचे, सबका नाम लिख करके नीचे साइज लिखेंगे अपन। और अगेन बोल रहा हूँ, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ट्रेंड समझने के लिए मैं आप लोगों को वैल्यूज लिखवा रहा हूँ कि आपको दिखेगा कि जो डिक्रीज हो रहा है वो बीच तक डिक्रीज अच्छा खासा डिक्रीज हो रहा था, बट उसके बाद जो डिक्रीमेंट है ना वो कम हो गया, फिर उसका रीजन लिखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो लिखना इसका साइज सबका 162, 147, इसका यूनिट क्या होगा? हाँ, पिकोमीटर, पिको, हाँ पिकोमीटर। ऑल आर इन पिकोमीटर। आपको ये डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, बट बीच में आने के बाद ये जो डिक्रीज है बहुत कम हो गया है। 1 पिकोमीटर का ही डिफरेंस दिख रहा है आपको, 125 से 124, कुछ तो सेम भी है, और फिर अचानक से लास्ट में बढ़ गया, वो तो कोई भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है। जिंक, ये अपन जो ऊपर सारी प्रॉपर्टी दिखे सबने जिंक बहुत सारे में एक्सेप्शन हो जाएगा। जिंक नहीं जिंक आपका नहीं बनाने वाला ये आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ठीक है। वो पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं होगा, तो जो भी अपन सब लिखे सारे पॉइंट वो जिंक पे लागू नहीं होंगे, है ना, बिकॉज जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन। इसलिए क्या, इसका रीजन लिखेंगे नीचे। अब इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं कि वाई, है ना, कि वाई द डिक्रीज इज स्मॉल आफ्टर द मिड वे। नीचे लिखना, द एटॉमिक रेडियस, द एटॉमिक रेडियस decreases from scandium to chromium, the atomic radius decreases from scandium to chromium, 162 से 127 तक चला गया ना वहां पर, decreases from scandium to chromium, but after that it remains almost same, but after that it remains almost same, but after that it remains almost same. Full stop. This is because this is because this is because in the beginning the shielding effect of d electron is small. In the beginning the shielding effect of d electron is small. shielding effect क्या था? इनर वाले आउटर को रिपेल करके, इधर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकते हैं ना, जिससे आउटर शेल थोड़ा दूर हो जाएगा, इससे साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन कम थे ना, मतलब आप देखो यहाँ ये D1 है, ये D2, ये D3, ये D5, इसके बाद अब बढ़ना चालू है D6, D7, D8, D9, तो यहाँ पे साइज अब ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो डिक्रीमेंट होने का कारण क्या है
न्यूक्लियस का अंदर खींचता है। इसको काउंटर इफेक्ट कौन करता है? शील्डिंग इफेक्ट। दोनों अपोजिट चीजें है ना, न्यूक्लियस उनको अंदर अट्रैक्ट कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट उनको बाहर कर देगी। समझ रहे? तो जहां पर साइज का आपको सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों इफेक्ट आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। जहां पे आपको दिख रहा है कि साइज घट जा रहा है, वहां पे शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा। शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तभी तो न्यूक्लियस धक्का दे, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच ले रहा है ना, जैसे साइज छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ पर शुरू में अपन ने क्या लिखा? शील्डिंग इफेक्ट इज स्मॉल। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसका एक और नाम क्या था? स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को और क्या बोलते हैं? तो इसके कारण ना नेट न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। हर इलेक्ट्रॉन को उतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं मिलेगा जितना पहले वाले को मिल रहा होगा। तो ना ये आपका न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल को ये सबसे ज्यादा पावर से खींच रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले को तो कोई रिपेल करने के लिए है ही नहीं अंदर। पर जहां हम सेकेंड शेल, थर्ड शेल या जितने भी शेल की बात करते हैं, वहां पे नेट न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं रहेगा जितने प्रोटॉन है उसके साथ। कुछ अगर उस न्यूक्लियस के पास अगर 10 प्रोटॉन होंगे या 20 प्रोटॉन होंगे, तो पहले वाले शेल में सारे इलेक्ट्रॉन को वो 20 प्रोटॉन खींच रहे हैं, बट बाद वालों में थोड़ा सा स्क्रीनिंग इफेक्ट आना चालू हो जाएगा, जिसके कारण नेट न्यूक्लियर चार्ज 20 से कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या लिखे? इन द बिगिनिंग is small. तो सब after midway, after midway, after midway, as the electron enters, after midway, as the electron enter the penultimate shell, the penultimate shell, penultimate shell में तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो ये 4s तो भरा हुआ है। 4s is the last shell. सुन रहे हो क्या? 4s is the last shell, 3d is the penultimate shell. penultimate मतलब लास्ट बट वन, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना? तो पेनाल्टीमेट का ही डी भराता है और एंटी पेनाल्टीमेट का एफ भराता है। ठीक है, तो क्या लिखे? एज द इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पेनाल्टीमेट शेल, कॉमा द एडेड डी इलेक्ट्रॉन, द एडेड डी इलेक्ट्रॉन, ये जो डी इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, द एडेड डी इलेक्ट्रॉन शील्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपको नहीं लगता कि रिपल्शन बढ़ेगा? पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब बढ़ के 5 हुए, फिर 6 हुए, फिर 7 हुए, फिर 9 हो गए, 10 हो गए, तो अब रिपल्शन बढ़ेगा ना। तो क्या लिखे? द आउट शील्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फुल स्टॉप। हेंस स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, हेंस स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, हेंस स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, फुल स्टॉप। दिस काउंटर बैलेंसेस दी, this counterbalances the, किसको काउंटर बैलेंस कर रहा है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट? हाँ, न्यूक्लियर चार्ज को। देखिए न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है ना, एटम टू एटम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, दिस काउंटर बैलेंसेस द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, दिस काउंटर बैलेंसेस द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, due to increase in atomic number, due to increase in atomic number। ठीक है, फिर आपको लास्ट में अचानक से बढ़ता हुआ दिखा। देखो जो ट्रेंड अपन इसके लिए पढ़ रहे हैं ना, सेम ट्रेंड 4D 5D के लिए भी लागू होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम काम हम इसके लिए भी पढ़ सकते हैं, बट ये वाले कॉमन एलिमेंट है हमारे, तो हम इन्हीं की स्टडी कर रहे हैं। बट सेम काम 4D में भी हो रहा होगा। सेम काम किसमें हो रहा होगा? वहां पे भी मिडवे तक साइज ज्यादा डिक्रीमेंट हो रहा होगा, और मिडवे के बाद डिक्रीमेंट हो रहा है, बट या तो कम या तो ऑलमोस्ट सेम। 1 पिकोमीटर को अपन क्या बोलेंगे? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल भी। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना इसके बारे में, ये अचानक से क्यों बढ़ गया। लिखो, एट द एंड ऑफ द पीरियड, थर्ड पॉइंट ना, थर्ड नहीं सेकेंड होगा ना, मैं फर्स्ट तो आप लोग को लिखवाया नहीं, फर्स्ट तो वही था कि डिक्रीजेस करके, है ना? हाँ, सॉरी, फर्स्ट वो था एस और पी के बीच में, वो मैंने आप लोग को पहले ही लिखवा दिया था, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखवा रहा। हाँ, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड, at the end of the period, there is a slight increase in the atomic radii.
there is a slight increase in the atomic radii. There is a slight increase in the atomic radii. So stop. This is due to the increased electron repulsion. This is due to the increased electron repulsions between added electrons in the same orbital. मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है ना, उससे साइज बढ़ेगा भी. तो स्टॉप. दिस रिजल्ट्स इन एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. This results in the expansion of electron cloud. This results in the expansion of electron cloud. And thus atomic radius increases. And thus expansion of electron cloud, मतलब आर्थिक शेल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, साइज बढ़ेगा. Thus size increases, the atomic radius increases. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखना. देखो लास्ट पॉइंट, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप. ये तो सही है ना. एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप. Full stop. This means that atomic radii of 4D series. This means that atomic radii of 4D series क्या ग्रेटर देन कि लेस देन 3D से? ग्रेटर देन. 3D ऊपर है, 4D नीचे है. तो एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D सीरीज इज ग्रेटर देन या लार्जर देन भी लिख सकते हैं. लार्जर देन, अब तो 4D लिखे हो 3D लिखे हो, 4D लिखे हो ना. Larger than 3D series. Atomic radius of 4D series is larger than 3D series. ऐसा होना चाहिए था, right? But full stop. But the atomic radii of 4D and 5D series. But the atomic radii of 4D and 5D series, 4D and 5D series are almost the same. ये लिख लो. यहाँ तो चलो तब भी बढ़ रहा है ना. 180 से 187 हुआ ना. यहाँ आपको थोड़ा डिक्रीमेंट दिख रहा है 2 पिकोमीटर का, और यहाँ तो सेम दिख रहा है. ये मैंने कौन सा बनाया आपको, ये कौन सी सीरीज है, ये 4D सीरीज है. और ये कौन सी है, 5D ना. 5D मतलब कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं अपन, फिक्स्ड पीरियड, जिसमें हमारा वो बात था ना लैंथेनम. ये वही है ना लैंथेनम. तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि इसका दोनों का साइज लगभग सेम या छोटा हो जा रहा है. तो ये तो शेल बढ़े है ना, ऊपर से नीचे आने में तो 100% साइज बढ़ना ही चाहिए क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं. और यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, जहाँ पे हमारी लैंथेनॉइड सीरीज आई है, क्या ये, इस फिनोमिना को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इससे क्वेश्चन आता ही है. तो बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ लैंथेनॉइड्स आ गए हैं, 14 लैंथेनॉइड्स आ गए हैं,
इनके एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो तो एक सीरीज जैसे ही है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज होते जा रहा है। तो डिक्रीज होने का जब आप वापस ऊपर आओगे तो ये एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा हुआ जाएगा। इसके और इसके एटॉमिक नंबर और इसके एटॉमिक नंबर में उतना डिफरेंस नहीं होगा जितना इनके और इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होगा, क्योंकि बीच में 14 और है, 14 से बढ़ जाएगा ना, प्लस 14 के बाद आएगा इनका नंबर, तो वहां तो डिक्रीज हो रहा है साइज का। विद इन ऑफ एफ सीरीज, विद इन एफ ब्लॉक, 4f के सारे एलिमेंट एक दूसरे से छोटे होते जाएंगे ना, क्योंकि वो एक ही सीरीज में है और वहां पे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो श्रिंक होता जाएगा, तो अल्टीमेटली वो साइज छोटे जा रहे हैं, बीच में पूरे लैंथनम के कारण। इसका अपना एटॉमिक नंबर कितना था लैंथनम का, 57, और जब हम ऊपर आते हैं तो कितना हो जाता है, 72। 58 से 71 तो हमारे लैंथनम से अचानक से 14 बढ़ गया ना प्रोटॉन, तो साइज डिक्रीज नहीं होगा अचानक से, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसका रीजन है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, फिर से लिखना, ये लिख लिया ना आप लोग, तो इतना ऑब्जर्व करना, हमको दिखाना, याद नहीं रखना है कोई वैल्यू को, जब अपन वैल्यू याद रख रहे हैं जरूरत भी नहीं, ये बस आपके समझने के लिए कि आप जब कभी नोट्स फिर से पढ़ो तो आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए कि 3D 4D में साइज का डिफरेंस होता है, 4D वाले 3D से बड़े हैं बट 5D वाले 4D से बड़े नहीं। ऐसा ही कुछ नीचे भी होगा ना, क्यों, वहां एक्टिनॉइड्स आ रहे हैं, अरे हाँ है ना, 5D 6D में भी 6D को बड़ा होना चाहिए था, बट अगेन वही वही काम होगा कि 5D 6D में भी लगभग वो साइज सेम के ही हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे बीच में क्या आ गया, 14 एक्टिनॉइड्स आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे फिर, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, क्लियर? बट एक्टिनॉइड्स के ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि वो बहुत रेयर एलिमेंट्स है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, हम उनको छोड़ देते हैं, ज्यादा उनमें दिमाग नहीं लगाते, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे लैंथेनॉइड्स वाले कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो इसमें नीचे रीजन, रीजन लिखना इसका, the atomic radii of elements of second and third transition metals, the atomic radii of elements of second and third transition metals, second and third मतलब वही 4D and 5D, सुन रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D है ना, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज मतलब 4D है, थर्ड मतलब 5D है, तो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन मेटल, समझ गए ना ये क्या लिखा, क्योंकि अपन ऊपर 4D 5D लिखे हैं, यहाँ मैंने उसको ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से लिख दिया, तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, सेकेंड का मतलब 4D है और थर्ड का मतलब 5D है। हाँ, second and third transition metals are nearly same due to are nearly same due to are nearly same due to lanthanide contraction, lanthanide, LANTHANIDE, lanthanide contraction, lanthanide contraction, इसका डेफिनेशन लिखना नीचे lanthanide contraction का, ठीक है, डेफिनेशन, the regular decrease in the regular decrease in the regular decrease in the atomic radius of lanthanoids, the regular decrease in the, decrease का मतलब तो होता है contraction, contract होना मतलब decrease हो जाना साइज में, expand होना मतलब बड़ा होना, तो उसे contraction वर्ड यूज करें ना, the regular decrease in the atomic radii of lanthanoids with increasing atomic number, with increasing atomic number, the regular decrease in atomic radii of lanthanoids with increasing atomic number is known as lanthanoid contraction, is known as lanthanoid contraction, is known as the regular decrease है ना in the atomic radii of lanthanoids है ना due to the increase in atomic number is known as lanthanoid contraction, है ना। एक पॉइंट आयनिक रेडियस के बारे में भी लिखते हैं, लिख रहा हूं एक पॉइंट, ionic radii of transition metals, ionic radii of transition metals are different in different oxidation states, are different in different oxidation states, are different in different oxidation states। इसका मतलब क्या है समझना, मतलब समझ लीजिए एक मेटल है M नाम का, है ना,
इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके M2+ बनाया और 1 इलेक्ट्रॉन और लूज करके M3+ बनाया, जस्ट लाइक योर आयरन Fe2+ Fe3+। तो दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, है ना, कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, और ये दोनों अपने पेरेंट एटम से कैसे होंगे। पहले ये बता दो पेरेंट एटम से कैसे होंगे दोनों छोटे, बिकॉज है ना कैटायन बने हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, कई बार तो शेल भी कम हो जाता है ना, हम सोडियम में बात करते थे ना, सोडियम के पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता था 2,8,1, एक लूज करने के बाद तो उसका एक शेल ही कम हो गया ना, तो साफ दिखता है कि छोटा होगा, कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। बट एक तो रीजन ये तो है ही, बट कई बार शेल नहीं कम होते ना, तो आप सेल वाला रीजन एकदम करेक्ट मत बोलना, सबसे बढ़िया रीजन होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज, कि पहले 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, और अब 11 प्रोटॉन को 10 को ही खींच रहा है, तो ज्यादा नहीं खींच रहे। इसका मतलब होता है नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाना। नेट न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने प्रोटॉन ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया ना, तो उससे ऑटोमेटिकली प्रोटॉन का चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। समझ रहे हैं क्या? तो अब बताओ तीनों तीनों में सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद फिर आपका M2+, M3+ में नेट न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा, है ना, जहां आपके पहले 10 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन खींच रहे थे, अब 10 प्रोटॉन 8 को खींचेंगे, 10 प्रोटॉन 7 को खींचेंगे, ज्यादा खींचा जाएगा तो फिर छोटा होगा आपका M3+। ठीक है, तीसरी लिखा हमने कि Fe2+ Fe3+ का साइज सेम नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग है तो साइजेस भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उसके लिए पॉइंट लिख रहे हैं अपन, क्या लिखे, आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफरेंट इन different oxidation states, full stop, in general the ionic radii एक डैश बना देना ब्लैंक, आप लोग लिखोगे इसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करेंगे अपन, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज आएगा, दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, the ionic radii dash with increase in oxidation state, with increase in oxidation state, the ionic radii dash with increase in oxidation state क्या आएगा, decrease। the ionic radii decrease with increase in oxidation state, full stop। Does ionic size of M3 plus 3 plus ऊपर लिखना है ना, M मतलब एक मेटल है, M3 plus cations are smaller than those of M2 plus cations. Ionic size of M3 plus cations are smaller than those of M2 plus cations. Clear है? उसका रीजन भी लिखना एक लाइन में, this is because the ionic radius decreases the ionic radius decreases with increase in effective nuclear charge, with increase in effective nuclear charge, effective nuclear charge। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हुई एटॉमिक रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब ये प्रॉपर्टी रिलेट करेगी उसके मेटालिक स्ट्रक्चर से, है ना, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी, और उस एंथैल्पी को मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है कि दो एटम आपस में बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, उनको तोड़ के अलग अलग एटम कन्वर्ट करने में आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसी को बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो एंथैल्पी तक पहुंचाने के लिए आपको मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देना पड़ेगा उसको। ठीक है, सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज मेल्टिंग, राइट, फ्यूजन। देखो उसमें आइफन डाल के, ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स,
transition metals have very high melting and boiling points. Very high melting and boiling points. Full stop. The melting points of the transition metals. The melting points of the transition metals. सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका पता है पूरे मेटल में? टंगस्टन. तभी यूज करते हैं ना उसको एज अ फिलामेंट. अरे इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन. ये टंगस्टन ही तो लिखा ना मैंने यहाँ पे W है ना इसका. आयु आयु बोलो. लैटिन नेम वॉल्फ्राम होता है. वॉल्फ्राम से आया है ये W. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है. ठीक है. और पर ये तो सीरीज के मिडिल में है. ठीक है आपको. ये 5D सीरीज का पहला एलिमेंट लैंथेनम. तो ये आपका दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये तो बीच में कहीं है. इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज हो रहा है, यहां तक पीक तक पहुंचा, उसके बाद फिर डिक्रीज होगा. इसका कारण है कि यहां तक आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे थे? डी में हर में एक एक इलेक्ट्रॉन था ना, हाफ फील्ड. इसके बाद पेयरिंग चालू हो जाएगी. तो पेयरिंग चालू होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चालू हो जाएगा. ठीक है. रीजन लिखेंगे उसका. देखो नीचे क्या लिखे? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड boiling point. Full stop. The melting points of the transition metals rise to a maximum. The melting points of the transition metals rise to a maximum. मैक्सिमम तक पहुंचेंगे. जो वो टंगस्टन है, जो अपनी सीरीज का मैक्सिमम कौन है? टंगस्टन है. ऐसी अपनी अपनी सीरीज में जो मिडिल में होंगे वो उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा. राइज टू अ मैक्सिमम एंड देन फॉल एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. एंड देन फॉल as the atomic number increases. And then fall as the atomic number increases. As the atomic number increases. Reason लिखो नीचे. Strong metallic bonds between atoms. Strong metallic bond between atoms of these elements, strong metallic bonds between the atoms of these elements. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही है जो मेटल को बाइंड किए हुए हैं एक तरीके से. तो आप देखोगे तो वो मेटालिक स्ट्रक्चर में तो सारे के सारे कर्नल पॉजिटिवली चार्ज हैं. तो कायदे से तो इनको रिपेल करना चाहिए था. बट बीच बीच में कौन है इनको बाइंड करने के लिए? इलेक्ट्रॉन्स, जो दोनों मेटल कर्नल्स को रिपेल नहीं होने दे रहे हैं. इनफैक्ट वो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में उन दोनों को क्या किया हुआ है? अट्रैक्ट किए हुए हैं. तो दे आर बाइंडिंग इट. बाइंडिंग समझ रहे हैं ना? दो मेटल कैटायन के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो दोनों को बाइंड करके रखेगा अपनी तरफ. तो अल्टीमेटली वो दोनों एक दूसरे की तरफ बाइंडेड ही रहेंगे. ठीक है. हाँ. तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो stop. They have high enthalpies of atomization. They have high enthalpies of atomization. They have high enthalpies of atomization. ब्रैकेट में डेफिनेशन लिख लो एक लाइन का. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये अपन थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते थे. पहले एंथैल्पी पढ़ते थे, फिर अलग अलग टाइप के एंथैल्पी पढ़ते थे. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी था वहां पर, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. मतलब जैसा प्रोसेस हो रहा है उसमें एंथैल्पी वर्ड जोड़ते जाओ, है ना? तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का डेफिनेशन लिखो ब्रैकेट में. हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस. टू ब्रेक द मेटल लैटिस. ये मेटल लैटिस. टू ब्रेक द मेटल लैटिस टू गेट फ्री एटम्स. टू ब्रेक द मेटल लैटिस to get free atoms. ठीक है. So they have high enthalpies of atomization. That is the heat required to break the metal lattice to get free atoms. ठीक है. चलो तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में और बचा है, तो अपन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपन लिख करके नेक्स्ट क्लास में ये प्रॉपर्टी खत्म करते हैं.